हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है और साथ ही आपकी पढ़ाई में जितनी भी बाधाएं आती हैं उनको भी चुन चुन के अलग अलग हटाता रहता है। तो उसी तरीके से सीबीएसई ने जैसे ही आपके सैम्पल पेपर इशू किए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो हम तुरंत फटाफट वो क्वेश्चन पेपर और विद सोल्यूशन आपके सामने हाजिर हो गए कि आपको हम समझा सकें कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो सीबीएसई का जो हम सैम्पल पेपर लेकर आए हैं 22-23 का, ये क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का है। जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो है आपका कोड 085। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। भाई, हिंदी में हम सभी को पता है कि हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी, और दोनों के एग्ज़ाम सेम डे होते हैं। तो हमेशा जब भी आपके पास में क्वेश्चन पेपर आए, आपको अपने जो भी आपका जैसे ए है या बी है उसके हिसाब से कोड को ध्यान रखना है। तो जैसे बी का हमारा कोड क्या है 085। तो ये जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपको ध्यान में रखते हुए तुरंत शुरू करना है। तो चलिए, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने सबसे पहला निर्देश रहेगा कि निर्धारित समय आपको 3 घंटे दिया जा रहा है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं। अब 80 मार्क्स जो हैं, वैसे तो टोटल 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल बेसिस पे यानी कि आपके स्कूल की तरफ से आपके ईयरली परफॉर्मेंस पर बेस्ड रहेगा, जो अलग अलग उस पे है। तो इस तरीके से आप उसको करेंगे। 20 मार्क्स आप जब पूरे साल परफॉर्मेंस अच्छा करोगे तो आपके टीचर्स आपको बोर्ड में वो एग्ज़ाम नंबर्स देंगे। और 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ रहा है तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप देखेंगे कोर्स भी, कोड संख्या 085, ये आपको देखना ही देखना है, कक्षा 10 है। अब कुछ सामान्य निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है आ और बा। तो क्या है, आपको ध्यान रखना है, आ और बा 2 खंडों में विभक्त है ये प्रश्न पत्र। फिर आते हैं, खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी खंड आ में आपसे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो क्या है एमसीक्यूज बेस्ड है, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें से आपको 40 करने। अब ऐसा नहीं है कि वो टोटल आ में से आपको 45 में से आप कोई भी 5 छोड़ दो, नहीं, हर क्वेश्चन के साथ आपके पास निर्देश दिए रहेंगे कि इतने में से इतने करने हैं, उसी हिसाब से आप कार्य करेंगे। कैसे सामान्य निर्देश है अभी हम आपको आगे बताते हुए चलेंगे। फिर आते हैं खंड बा में, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। फिर हम खंड बा में आते हैं। खंड बा में आपके टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको डिटेलिंग में आंसर देना, जैसे अपन क्वेश्चन आंसर पहले करते थे ना, उसी तरीके से इसमें दिया है। मतलब क्वेश्चन है और उसको डिटेल में हमें आंसर करना है, और उसके भी इंटरनल जितने भी आपके विकल्प हैं वो सब दिए गए हैं। हर क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। फिर आते हैं, निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। ये निर्देश जो आपको दिए जाते हैं ये आपको पढ़ने हैं और फॉलो करने ही हैं, क्योंकि ये यहाँ लिखे ही गए हैं कि आप इनको पढ़िए और फॉलो कीजिए। फिर आते हैं, दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न पूछे गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि टोटल 18 क्वेश्चंस हैं। इंटरनल क्वेश्चंस की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले क्या है, टोटल 18 क्वेश्चन है, दोनों खंडों में हम मिला लेंगे। तो फिर उसके बाद यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। कहने का मतलब है आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही करेंगे। ये नहीं कि पहले आपने सोचा चलो खंड बा है, खंड बा में जो लेखन कार्य है हम उसको पहले कर लेते हैं, यानी कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 15 कर लेंगे, फिर 18 कर लेंगे। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। आपसे जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया है उसी सीक्वेंस में आपको उत्तर देना है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपका अपठित गद्यांश है तो आप अपठित गद्यांश ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपका फिर अपठित गद्यांश है तो फिर आप वही करेंगे। फिर उसके बाद आपका व्याकरण शुरू है तो आप व्याकरण करोगे। इसी सीक्वेंस में आपके काम शुरू होंगे। अब इसके बाद आते हैं, अब हमारे पास प्रश्न संख्या 1 आ गई, खंड आ की प्रश्न संख्या 1 आ गई। अब इस 1 में क्या दिया गया है इसको हमें ध्यान से देखना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। हमारे सामने गद्यांश जब भी आएगा, आपके क्वेश्चन पेपर जब भी शुरू होता है उससे 15 मिनट पहले आपको रीडिंग टाइम दे दिया जाता है। राइटिंग टाइम शुरू होने से पहले रीडिंग टाइम आपको मिल जाता है। तो ये गद्यांश पढ़ने का काम आपका रीडिंग टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आंसर्स आपको पता होने चाहिए ताकि जैसे ही आप काम शुरू करो फटाफट आप
आंसर्स लगाना शुरू कर दो। ठीक है, तो वो 15 मिनट का जो भी आपका रीडिंग टाइम रहेगा उसे आपको यूटिलाइज करना है। किसमें? गद्यांश को पढ़ने में और समझने में, क्योंकि इसको पढ़ने और समझने में थोड़ा टाइम लगता है और हम अपनी राइटिंग टाइम को लॉस नहीं करेंगे। अब सबसे एक ही बार में आप ऐसी कोशिश एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप उसको पढ़िएगा। कहीं कोई भी ऐसा नहीं हो कि आप उधर भी देख रहे हो इधर भी देख रहे हो, नहीं, क्वेश्चन पेपर में देख रहे हो और वहीं एक ही बार में पढ़ो। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश के विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका निर्माण विविध भाषा, संस्कृति, धर्म के तानों बानों, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित स्वाधीनता संग्राम तथा सांस्कृतिक विकास के समृद्ध इतिहास द्वारा एकता के सूत्र में बांधकर हुआ है। इस इतिहास की बात करें या वर्तमान की भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हर स्थान पर हुआ है। नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला इत्यादि से समृद्ध भारत की पहचान पूरे विश्व में है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस कला की कहानी लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होती है। इन दो प्रमुख नगरों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में अच्छी सड़कें, 2 मंजिला मकान, स्नान घर, पक्की ईंटों के प्रयोग के सबूत मिले हैं। गुजरात के लोथल नामक स्थान की खुदाई पर पता चलता है कि वहां नावों के सामान उतारने के लिए 216 गुणा 37 मीटर लंबी, चौड़ी तथा 15 फीट गहरी गोदी बनी हुई थी। ये लोग मिट्टी, पत्थर, धातु, हड्डी, कांच आदि की मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में कुशल थे। धातु से बनी एक मूर्ति में एक नारी को कमर पर हाथ रख के नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। दूसरी मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की तथा तीसरी मूर्ति दाढ़ी वाली व्यक्ति की है। ये तीनों मूर्तियां कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। मूर्ति का श्रेष्ठ होना मूर्तिकार के कौशल पर निर्भर करता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में कैसे हमारा स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला थी, इसके बारे में। और सबसे भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना जो इतिहास हमारे सामने अभी तक आया है वो सिंधु घाटी सभ्यता में है। और सिंधु घाटी सभ्यता को देखकर हमें पता चलता है कि पहले सभ्यता कितनी विकसित हुआ करती थी। उन सभ्यताओं को देखकर आज के आधुनिक नगर बनाए जा रहे हैं कि उनसे मास्टर प्लान लिया जाता है कि किस तरीके से नगर की प्लानिंग करनी है हमको बनाने के लिए। वहाँ पर मूर्तियाँ जो मिली हैं वो बताती हैं कि उस समय के लोग कितने अच्छे कलाकार हुआ करते थे। मूर्ति की प्रत्येक भावभंगिमा को दर्शाने में मूर्तिकार जी जान लगा देता है। भारत के प्रत्येक कोने में इस प्रकार की विभिन्न कलाएं हमारी संस्कृति में प्रतिबिंबित होती हैं। एक अतुलनीय निधि का बचाव और प्रचार प्रसार ही एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। तो यहाँ पर हमारे भारत की एक प्राचीन सभ्यता हमारे सामने निकाल कर रखी गई, उसके माध्यम से समझाया गया कि भारत में ये संस्कृति कितनी रची बसी हुई है। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, देखिए, भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से लेखक का तात्पर्य क्या है? भारत इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहा है? बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन, मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने, संवेदनशील भारतीय नागरिक या विभिन्नता में एकता का प्रतीक। अगर इस गद्यांश के अनुसार हम देखें तो हमें आंसर देना है। तो भारत को अनोखा राष्ट्र कहने से तात्पर्य है विभिन्नता में भी एकता का प्रतीक है। इस गद्यांश में मतलब हर बहुत सारी संस्कृतियां, बहुत सभ्यता हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि बहुत विभिन्नता होने के बाद भी यहाँ सब एकता के साथ रहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता प्रतीक है किस चीज की? मूर्तिकार के कौशल का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का, या स्वाधीनता संग्राम के नायकों का। तो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता? जो प्रतीक है वो है प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता का। हमने जैसे आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही सुव्यवस्थित और विकसित सभ्यता के रूप में निकल कर आती है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे पूर्वज इतना ज्यादा एडवांस में थे। गद्यांश हमें संदेश देता है। ये गद्यांश हमें क्या संदेश दे रहा है? कलाकार अपनी कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। भारतीय नृत्य और संगीत की कला विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का विशेष योगदान है। तो गद्यांश हमें संदेश देता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण आवश्यक है। मतलब जब इतना अच्छा हमारा इतिहास रहा है
तो हमें जाहिर सी बात है कि वर्तमान में हमें उसे नष्ट नहीं करना, उसका संरक्षण करते हुए हमको चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में मूर्तियों का सविस्तार वर्णन दर्शाता है। मूर्तियों का जो पूरा विस्तार दर्शन है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम, प्राचीन मूर्तियों की भाव भंगिमा, स्थूल अवलोकन एवं कला प्रेम, सांस्कृतिक एकता एवं सौहार्द। तो वो मूर्तियों का जो सूक्ष्म परीक्षण हमें सविस्तार दर्शन बताया गया ना कि उनकी भाव भंगिमा कैसी है, क्या है, तो हमें क्या दर्शाने की कोशिश करी जा रही है, वो है सूक्ष्म अवलोकन एवं कला प्रेम। मतलब उसको जब वो मूर्तियां प्राप्त हुई तो उसको पूरी तरीके से देखा गया कि कितनी अच्छी उसके अंदर कलाकारी की गई है। अब क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला ए, वो क्या है? कथन है, और उसी का कारण हमारे पास नीचे आर के रूप में दिया गया है, रीजन के रूप में। तो अब हमको ये देखना है क्या कथन सही है। अगर कथन सही है तो क्या कारण उसका सही बताया गया है या कारण नहीं है। तो हमें सबसे पहले कथन और कारण को पढ़ना है, फिर उसके नीचे ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनसे हमें उनको मैच करना है। क्या दिया है? भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है। तो क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही लग रहा है। भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। तो हमें ये रीजन भी सही लग रहा है। तो जरा तब भी हम यहाँ पर पहले यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है? कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। फिर है घा, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो है हमारा गा। कैसे होगा आप देखिए, कथन ए सही है जैसा हमने बताया कि ये हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है। हमने क्या बोला? ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा किसमें? पैरा में दिया गया है, लेकिन ये जो कथन दिया है इसको ये व्याख्यायित नहीं कर रहा है। यहाँ पर कैसे नहीं कर रहा? देखिए, भारतवर्ष में कला एवं संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर समय हुआ है। जब हर समय हुआ है तो उसमें हमको सिंधु घाटी सभ्यता का बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या दिया? भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन तो है, लेकिन इसमें यहाँ पर इनको मेंशन करना चाहिए कि उन्होंने क्या करा, पहले से चला रहा है, तो उसमें हमें सिंधु घाटी सभ्यता को मेंशन करना जरूरी। इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये रीजन के रूप में ये गलत है। रीजन देना चाहिए था तो यहाँ पर इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता को मेंशन करना चाहिए था। इसलिए ऑप्शन कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट दिए हैं, ये रीजन नहीं है। आगे आते हैं। अब हमारे पास में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास फिर एक अपठित गद्यांश है। फिर से हमें इसको बहुत सावधानी से पढ़ना है और फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उनके उत्तर देने हैं। परिश्रम यानी मेहनत, अपना जवाब आप ही है, उसका अन्य कोई जवाब ना है ना हो सकता है। अर्थात जिस काम के लिए परिश्रम करना आवश्यक हो, हम चाहें कि वह अन्य किसी उपाय से पूरा हो जाए, ऐसा हो पाना कतई संभव नहीं है। वह तो लगातार और मन लगाकर परिश्रम करने से ही होगा। इसी कारण कहा जाता है कि उद्योगिनम पुरुषा सिंह मुपैस्ति लक्ष्मी, अर्थात उद्योग या परिश्रम करने वाले पुरुष सिंहों का ही लक्ष्मी वर्ण करती है। यानी कि जो बहुत परिश्रम करते हैं वो सिंह के समान होते हैं और लक्ष्मी उन्हीं का वर्ण करती है, उन्हीं के ऊपर जो है वो अपना आशीर्वाद देती है। सभी प्रकार की धन संपत्तियां और सफलताएं लगातार परिश्रम से ही प्राप्त होती हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह परीक्षण की कसौटी का कसा गया सत्य है। तो यहाँ पर बताया गया है कि परिश्रम, आप अगर चाहते हैं कि लाइफ में सफल बने तो आपके लिए परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। जब आप परिश्रम करोगे तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर जो है प्रसन्न रहेंगी। निरंतर प्रगति और विकास की मंजिलें तय करते हुए हमारा संसार आज जिस स्तर और स्थिति तक पहुंच पाया है वह सब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से नहीं हुआ है। कई प्रकार के विचार बनाने, अनुसंधान करने,
उसके अनुसार लगातार योजनाएं बनाकर तथा कई तरह के अभावों और कठिनाइयों को सहते हुए निरंतर परिश्रम करते रहने से ही संभव हो पाया है। आज जो लोग सफलता के शिखर पर बैठकर दूसरों का प्रशासन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऐसी शक्ति और सत्ता प्राप्त करने के लिए पता नहीं किन किन रास्तों से चलकर किस किस तरह के कष्ट और परिश्रम पूर्ण जीवन जीने के बाद उन्हें इस स्थिति में पहुंच पाने में सफलता मिल पाई है। तो देखिए, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जो आदेश देते हैं, आप लोग बोलते हैं ना एसी रूम में बैठकर आदेश दे रहे हैं, बड़े आराम से, बड़ी उनकी अच्छी लाइफ है। तो ये अच्छी लाइफ उनको मिली कैसे? उन्होंने भी कभी कठिन परिश्रम किया है, मेहनत की है, अपनी मनचाही चीज़ों को त्यागा है, तब कहीं जाकर उन्होंने ये पद प्राप्त किया है। हाथ पैर हिलाने पर ही कुछ पाया जा सकता है, उदास या निराश होकर बैठ जाने से नहीं। निरंतर परिश्रम व्यक्ति को चुस्त दुरुस्त रखकर सजग तो बनाता ही है, निराशाओं से दूर रखकर आशा उत्साह भरा जीवन जीना भी सिखाया करता है। अब ये हमारा पूरा गद्यांश था, किस तरह के परिश्रम के महत्व को बताया गया है ये हमने पढ़ लिया। अब इसी पे आधारित हमारा फटाफट जो है क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। क्या है? परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से तात्पर्य है। इस लाइन का मतलब क्या है? परीक्षण की तो क्या है? सत्य सिद्ध होना, कथन का प्रामाणिक होना, आकलन प्रक्रिया तीव्र होना, योग्यता का मूल्यांकन होना। तो यहाँ पर परीक्षण की कसौटी पर कसे जाने से तात्पर्य है हमारा कि कथन का प्रामाणिक होना, यानी कि जो कथन कहा गया है वो सबूत के साथ आपके सामने उपलब्ध है। हाथ पैर हिलाने से कुछ पाया जा सकता है। पंक्ति के माध्यम से लेखक डैश प्रेरणा दे रहा है। किस चीज की प्रेरणा दे रहा है? तैराकी, परिश्रम, परीक्षण या हस्तशिल्प। तो वो किस चीज का जो प्रेरणा दे रहे हैं? वो है परिश्रम का, कि आपको मेहनत करनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे सामने कुछ कथन दिए गए हैं, हमें इन पे विचार करना है। क्या दिया है? परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है। फिर है आज संसार पतन की ओर बढ़ रहा है। फिर है पुरुषार्थ के बल पर ही व्यक्ति धनार्जन करता है। अब हमें क्या दिया है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं और तीनों भी सही हो सकते हैं। तो अगर हम गद्यांश के हिसाब से देखें तो हमारे हिसाब से कथन संख्या 1 और 3 दोनों ही हमारे इस गद्यांश से मिलता है। ये दूसरा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर पतन की बात ही नहीं करी, क्योंकि हमारा ये पूरा गद्यांश किस पर आधारित था? वो था परिश्रम पे। तो ये दोनों हमारे वाक्य जो हैं कथन, यानी कि 1 और 3, परिश्रम व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है और दूसरा पुरुषार्थ के बल पे ही व्यक्ति धनार्जन करता है, ये दोनों ही हमारे एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गद्यांश में दिए गए अनुसंधान शब्द के सही अर्थ को दर्शाता है? अनुसंधान शब्द जो दिया गया है ना, उसका अर्थ क्या होगा वो हमें बताना है। क्या है? परीक्षण, योजनाएं, अन्वेषण या सिंह मुंह पैती। तो यहां पर जो इसका सही अर्थ है वो है अन्वेषण, यानी कि किसी चीज की खोज करना, वो हमारा अनुसंधान या अन्वेषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस कथन को गद्यांश की सीख के आधार पर कहा जा सकता है? मतलब ये कथन हमें क्या सीख दे रहा है, ये हमें इस कथनों से ढूंढना है। ये पूरा गद्यांश ने हमें क्या सीख दी है? अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, गया समय वापस नहीं आता, मेहनत से कल्पना साकार होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मेरे हिसाब से जो सही है वो है हमारा गा, यानी कि मेहनत से कल्पना साकार होती, क्योंकि हमारा ये पूरा गद्यांश किस पर आधारित था? परिश्रम पे आधारित था। तो ये चारों कथन में से यही कथन इससे मैच करता है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 3, खंड आ के ही प्रश्न संख्या 3 पे है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हमारा व्याकरण सेक्शन शुरू हो रहा है। तो व्याकरण में जो हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के आधार पर अब हमारे सामने क्या आएंगे? एमसीक्यूज, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न संख्या 3 पे व्याकरण का टॉपिक आया है हमारे पास है वो है पदबंध। तो अब हमने गद्यांश तो पढ़ लिए, तो ये हमारा पदबंध जो आएगा, यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 करने हैं और 1-1 मार्क्स का 1-1 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हमारे जो गद्यांश पूछे जा रहे थे ना, इसमें भी 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 5 नंबर का पहला गद्यांश था और 5 नंबर का हमारा दूसरा गद्यांश था। प्रश्न संख्या 1 5 नंबर का था, प्रश्न संख्या 2 भी 5 नंबर का था।
उसके अंदर 5-5 प्रश्न थे, वो सभी 1-1 नंबर के थे, तो उसमें कोई विकल्प नहीं था, हमें सारे ही करने थे। प्रश्न संख्या 3 से हमारे पास विकल्प आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में जो हमारे पास 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 करने हैं और 1-1 नंबर के थे, मतलब हमारा प्रश्न संख्या 3 पूरा टोटल 4 मार्क्स का है। क्या है चलिए देखें। बामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। रेखांकित है हुई दौड़ रही थी, तो अब ये जो हुई दौड़ रही थी, ये दौड़ना हमारा क्या है, ये हमको करते हुए बताना है। ऑप्शन क्या है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। तो अब आप यहां पर देख रहे हो हुई दौड़ रही थी, तो ये हमारी जितनी भी क्रिया ये है सब किससे संबंधित है, ये क्रिया से संबंधित है, तो ये हमारा होगा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, निर्भीक और साहसी वजीर अपने अधिकार के लिए लड़ रहा था, इस वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। विशेषण पदबंध को ढूंढने से पहले हमें संज्ञा को ढूंढना पड़ेगा, जैसे ही हम संज्ञा ढूंढ लेंगे हमें विशेषण अपने आप मिल जाएगा। तो अब आप यहां देख रहे हैं, यहां पर संज्ञा पदबंध, संज्ञा जो है वो है वजीर अली। अब वजीर अली की विशेषता क्या बताई जा रही है, निर्भीक और साहसी, तो निर्भीक और साहसी हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, सिंपल। ये देखिए निर्भीक और साहसी हमारा विशेषण है। तो जहां कहीं आपको विशेषण पदबंध कौन सा होगा, क्या होगा, सीधे आप ढूंढ लो संज्ञा और सर्वनाम क्या है वाक्य में, जैसे ही आपने ढूंढ लिया उसकी विशेषता बताने वाले शब्द आपके क्या कहला जाएंगे, विश्लेषण कहला जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, क्रिया पदबंध का उदाहरण छाटिए। अब हमारे पास में 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें क्रिया पदबंध छाटना है। अब आप रेड वाले जो ऑप्शन है उनको अलग कर दीजिएगा और आप समझ लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में ये नहीं दिया है। क्या दिया है, बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, इसमें आप बिल्ली ने उचक्कर है, तो ये तो हमारा क्रिया पदबंध नहीं है। दूसरा आते हैं, यह काम तो हमेशा आशावादी लोगों ने किया है। अब यहां पर आप देख रहे हो यह काम, तो यहां करने जैसा कोई चीज नहीं है, यानी क्रिया नहीं है यहां पर, तो ये भी नहीं है। दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, तो ये जो बैठे रहते हैं, यहाँ बैठे रहना ये एक क्रिया है, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्रिया पदबंध है। लेकिन तभी अभी इसे मार्क नहीं करेंगे, अभी हम रुकेंगे। अभी हमारे पास चौथा ऑप्शन है। हमेशा जल्दबाजी नहीं करिएगा, आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद ही आप अपना आंसर टिक करिएगा। ये नहीं कि आपने पहला पढ़ा, आपको लगा पहला है, आपने टिक कर दिया, नो, ये गलती कभी मत करिएगा। फिर आते हैं, शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वथा अयोग्य थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो सर्वथा अयोग्य थे, ये आपको लगेगा कि वाक्य के एंड में है क्रिया है, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ो, अयोग्य थे, अयोग्य जो है ये क्रिया नहीं आती है, ठीक है। सर्वथा तो अव्यय है, ये तो हमें समझ में ही आ रहा है, इसलिए ये तो क्रिया हो ही नहीं सकती, लेकिन अयोग्य होना जो है ये एक विशेषण के तौर पर हम ले सकते हैं, लेकिन इसे हम क्रिया के तौर पर नहीं ले सकते। तो हमारा सही ऑप्शन है बैठे रहते थे। तो देखते हैं सही है कि नहीं। ये देखिए यहाँ बैठे रहते थे, ये हमारा क्रिया पदबंध है। चलिए आगे आते हैं। बादशाह सुलेमान मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के भी राजा थे, रेखांकित पदबंध का भेद बताना है। बादशाह सुलेमान, बादशाह जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा पे आ रहा है, सुलेमान एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही मार्क की हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। चलिए देखें, ये देखिए क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया है इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं, हरियर काका धीरे धीरे चलते हुए आंगन तक पहुंच गए, रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। अब धीरे धीरे के नीचे हमारे पास अंडरलाइन है। अब धीरे धीरे क्या होगा, तो धीरे धीरे आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक अव्यय शब्द है, ठीक है। तो अव्यय शब्द हमारा क्रिया नहीं हो सकता, संज्ञा नहीं हो सकता, सर्वनाम नहीं हो सकता, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बच रहा है वो विशेषण और क्रिया विशेषण है। अब ये ना संज्ञा का भेद बता रहा है ना सर्वनाम का, मतलब संज्ञा सर्वनाम की जो है विशेषता बतला ही नहीं रहा। तो ये शब्द जो बता रहा है वो चलते हुए की विशेषता बता रहा है, और चलते हुए हमारा क्या है, क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, इसलिए ये हमारा पदबंध क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। क्लियर। अब हमारे पास आ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है,
निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास व्याकरण का टॉपिक आ रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब ये हमारा टोटल प्रश्न जो है वो 4 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको सिर्फ 4 करने हैं, तो बस उसी एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। क्लियर? आते हैं यहाँ पर, जब उसने तातारा को देखा तो वह फूटकर रोने लगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? सबसे पहले जब आपसे सरल पूछे, संयुक्त पूछे, मिश्र पूछे, सबसे पहले आपको देखना है कि जो वाक्य दिया गया है ये कौन सा वाक्य है, ये सरल है, मिश्र है या आपका संयुक्त है। तो जब आप देख रहे हो, जब उसने तातारा को देखा तो वह फूटकर रोने लगी, ये एक सिंपल सा एक मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब इसे हमें तब्दील करना है सरल वाक्य में। कैसे है? तातारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। हमें ये सही लग रहा है, ये सरल वाक्य में एकदम सही तरीके से तब्दील किया गया, लेकिन तब भी हम आगे बढ़ेंगे, इसको मार्क लगा के आगे बढ़ जाते हैं। क्या है? तातारा को देखकर वामीरो फूटकर रोने लगी। अब यहाँ पर क्या है? तातारा, अब क्या, जब उसने तातारा को देखा तो वो फूटकर रोने, तातारा को देखते ही। अब यहाँ पर भाव को समझिए, जैसे ही उसने देखा वो वैसे ही रोने लगी। तो यहाँ आप देख रहे हो दोनों ही वाक्य जो है वो सरल है, मगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। कैसे? खाली ये देखते ही और देख कर से ही, देखने के बाद, देख कर से क्या आ रहा है? देखने के बाद, और यहाँ पर देखते ही, तो जो देखते ही है वो इस वाक्य को पूरी तरीके से ले रही है, लेकिन देख कर इसको नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कट करेंगे। आते हैं, वामीरो ने तातारा को देखा और फूटकर रोने लगी, ये तो संयुक्त वाक्य है, इसको भी हटा रहे हैं। जैसे ही वामीरो ने तातारा को देखा वह फूटकर रोने लगी, ये मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य जो आ रहा है वो हमारा पहला है। देखते हैं सही है, ये देखिए हमारा सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 वाक्य दिए गए हैं ऑलरेडी। इसको कैसे देखो? तातारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। फिर है, तातारा को देखकर वामीरो फूटकर रोने लगी। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो देखकर और देखते ही से था, और दूसरा ये वह और वामीरो। वामीरो जो है इस वाक्य में कहीं नहीं दिया गया है। ध्यान दिया आपने? हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें लग रहा है वामीरो है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ वह दिया है, वह जो है वो पहले वाक्य में दिया गया है, लेकिन दूसरे वाक्य में वामीरो दिया गया है, इसलिए ये वाक्य गलत होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर हर एक देखना कि क्या शब्द पूरे के पूरे उसमें आ रहे हैं। तो ये हमारा गलत हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ वह है और यहाँ वामीरो। दूसरा, देख कर और देखते ही, इन 2 चीजों में फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते हैं। तो आप अगर यहाँ पर पहला वाक्य देखोगे, क्या है? जब हम अकेले पढ़ते हैं, तो पहली बात तो है कि वाक्य हमें अधूरा लग रहा है। तो हमने क्या बताया आपको, जब हमने रचना के आधार वाक्य के भेद आपको एक्सप्लेन किए थे, जब हमारे पास एक ही सेंटेंस, एक वाक्य हो और वो 2 भागों में बटा हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 2 भाग में बटा है वाक्य, लेकिन पहला वाक्य हमारे लिए अधूरापन छोड़ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ने के बाद कि इसके आगे कुछ और हो सकता है, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपका व्याधिकरण अव्यय लगा, यानी डिपेंडेड है। जब और तब, ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है? एक अव्यय हमारा पहले वाक्य में है और दूसरा दूसरे वाक्य में है, और दोनों एक दूसरे पर क्या है? डिपेंड है। क्योंकि हम व्याधिकरण अव्यय कहाँ लगाते हैं? हमेशा मिश्र वाक्य में लगाते हैं। तो ये हमारा कौन सा वाक्य है? ये है हमारा मिश्रित वाक्य। आगे आते हैं, आपके अच्छे कार्यक्रमों को सभी पसंद करते हैं। दिए गए वाक्य का मिश्रित वाक्य होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो वाक्य हमें दिया गया है ये कौन सा वाक्य है। आपके अच्छे कार्यक्रम को सभी पसंद करते हैं, तो ये सिंपल एक सरल वाक्य है, ये हमने देख लिया। अब इसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। आपके अच्छे कार्यक्रम सभी के पसंदीदा होते हैं। आप यहाँ देखोगे ये तो सरल ही वाक्य ही। फिर आते हैं, जब कार्यक्रम होते ही अच्छे हैं सभी पसंद करते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लगभग है तो ये मिश्र वाक्य ही, लेकिन तब भी हम आगे बढ़ते हैं। आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं,
तो आपके अच्छे कार्यक्रम और यहाँ पर आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि सभी पसंद करते हैं। तो पहले वाले इस मिश्र वाक्य से ये मिश्र वाक्य मुझे ज़्यादा ठीक लगा। फिर आगे आते हैं, आपके कार्यक्रम इतने अच्छे हैं इसीलिए सभी को पसंद आते हैं। तो अब यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा ऊपर वाले वाक्य से बिल्कुल तरीके से मैच कर रहा है वो है हमारा दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपके कार्यक्रम इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ पर इतने शब्द जो दिया गया, देखिए इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे होते हैं, इन 2 चीज़ों में फ़र्क है। दूसरा, सभी को पसंद आते हैं, वो सही है। यहाँ पर सिर्फ इसलिए हमने इस चीज़ को दिया है होते हैं और अच्छे हैं, इन 2 चीज़ों को। क्यों? यहाँ पर आपके अच्छे कार्यक्रमों को सभी पसंद करते हैं। क्यों? यहाँ पर उनके सारे कार्यक्रमों की बात नहीं करी गई है, यहाँ सिर्फ उनके अच्छे कार्यक्रमों की बात करी गई है। इसलिए यहाँ इतने अच्छे होते हैं, सारे कार्यक्रम अच्छे नहीं होते, यहाँ पर बात की गई। इसलिए हमारा लास्ट नहीं होगा, हमारा थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य हमें बताना है। तो 4 वाक्य दिए गए, संयुक्त वाक्यों को खोजेंगे। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास 2 सेंटेंस दिए हुए हैं और ये हमें संयुक्त वाक्य लग रहा है। कैसे? आपने मुझे कारतूस दिए, ये हमें पहला वाक्य जो है ये पूर्ण लग रहा है, और दूसरा इसलिए ये समुच्चयवाचक अव्यय है, तो ये हमें लग रहा है कि संयुक्त वाक्य। लेकिन तब भी आगे बढ़ते हैं। उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं, ये तो सरल वाक्य है, इसलिए ये वाक्य हमारा नहीं हो सकता है। फिर दूसरा आते हैं, वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर एक सुंदर पर्णकुटी थी। तो अब यहाँ पर 2 आप अगर सेंटेंस देखो, वह एक 6 मंजिली इमारत थी, इसको पढ़ने के बाद लग रहा है वह थी, तो क्या था उसमें? या तो सिंपल ये दे देते एक 6 मंजिली इमारत थी, तो वहाँ वह नहीं लगाते तो ये हमें पूर्ण लगता, लेकिन यहाँ पर ये मिश्रित वाक्य की कैटेगरी में आ गया है, तो इसको भी हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, ग्वालियर से बंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। तो ये हमारा सरल वाक्य से इसको भी नहीं देंगे, तो सही हमारा कौन सा आ रहा है? का वाला। ये देखिए का हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5। सभी लिख चुके हैं लेकिन कनक अभी तक लिख रही है। सभी लिख चुके हैं लेकिन कनक अभी तक लिख रही है। रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी लिख चुके हैं, सभी लिख चुके हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है? अधूरापन लग रहा है, पूर्ण रूप लग रहा है, तो उसी के हिसाब से इसको हम डिसाइड करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को तो हमारा रचना के आधार वाक्य का भेद होता ही नहीं है, तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर ये जो पहला वाक्य है ये हमको क्या लग रहा है? ये पूर्ण लग रहा है, इसलिए ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में, निम्नलिखित समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं के 4 उत्तर देने। अब हमारा नेक्स्ट व्याकरण का जो टॉपिक है वो है समास, और इस पर हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, हमें 4 प्रश्न करने हैं, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा हमारा। महावीर शब्द या समास समस्त पद कौन से समास का उदाहरण? तो मतलब महावीर जो है वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें महावीर तो क्या होगा? वीरों में महान है जोर। दूसरी बात आप इसको ऐसा देखिए, वीर हमारा संज्ञा है, इसकी जो विशेषता क्या बता रहा है? वो महा है। तो जहाँ पर विशेषण और विशेष साथ हों और दोनों की विशेषता और बताई जा रही हो, तो उस कंडीशन में वहां पर होता है कर्मधारय समास। तो ये हमारा क्या है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट आते हैं, चंद्र खिलौना समस्त पद का विग्रह होगा। तो क्या है? चंद्र खिलौना। तो यहाँ पर क्या होगा? चंद्र का खिलौना, चंद्र और खिलौना, चंद्र रूपी खिलौना या चंद्र के लिए खिलौना। तो यहाँ पर ये क्या होगा? चंद्र खिलौना। खिलौना कैसा? चंद्र जैसा। तो यहाँ पर ये होगा चंद्र रूपी खिलौना। ये हमारा समास विग्रह क्या है? चंद्र रूपी खिलौना। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कुछ युग्म दिए गए हैं, हमको विचार करना है। ग्रह प्रवेश, साफ साफ, त्रिकोण और मृगलोचन। अब एक्चुअली जो हमें यहाँ पर आपको दिया ना, निम्नलिखित शब्द युग्मों का विचार करिए। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास सामने आ रहा है वो क्या है? उपयुक्त शब्द युग्मों से कौन सा सुमेलित है। मतलब हमें यहाँ देखना क्या है? कौन सा सही है,
सिर्फ हमें वही मार्क करना है। तो आप देख रहे हो ग्रह प्रवेश, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ग्रह में प्रवेश। तो ये तो एक तत्पुरुष समास होता है, तो ये द्वंद्व समास नहीं है, तो पहला वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है साफ साफ। साफ साफ, जहां पर एक ही शब्द 2 बार रिपीट होता है वो हमारा क्या रहता है, अव्ययभाव समास रहता है, तो ये एकदम सही है। फिर आते हैं त्रिकोण। त्रिकोण में अब त्रि आ रहा है, तो पहला शब्द संख्यावाची है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है, तो तत्पुरुष समास ये नहीं होगा। तो ये वो तो हमारा सही था। और अब आते हैं मृगलोचन, तो क्या है, बहु, यहाँ पर इसके आगे दिया है बहुव्रीहि समास। अब मृगलोचन का अगर हम विग्रह कराएंगे तो क्या होगा, मृग के समान लोचन है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, जो कुछ भी ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका बहुव्रीहि समास, तो ये हमारा सही है। तो मेरे हिसाब से दूसरा और चौथा एकदम सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा और चौथा कहाँ पर है, ये गा में। सेकंड और फोर्थ हमारा सही होगा, ये देखिए सेकंड और फोर्थ हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं सत्याग्रह शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए। सत्याग्रह, तो इसका विग्रह अगर आप करते हैं तो क्या है, सत्य के लिए आग्रह। क्या है, सत्याग्रह का विग्रह क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह। अब यहां पर क्या है, चूंकि ये के लिए आ रहा है, तो के लिए में क्या लगता है, हमारा तत्पुरुष समास होता है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या दिया है, सत्य और ग्रह, गलत है। सत्य का आग्रह तत्पुरुष समास ये है, लेकिन का आग्रह नहीं होता है। यहां पर सत्य आग्रह अव्ययभाव समास ये भी नहीं होगा। सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास ये हमारा है। अब अगर इसको भी और डिफाइन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि के लिए कारक कहां पर लगता है, कहां पर लगता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो ये हमारा क्या होगा, तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ये क्लियर। ये देखिए नेक्स्ट आते हैं चतुर्मुख का समास विग्रह होगा। चतुर्मुख का समास विग्रह क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये 2 तरीके से विग्रह हो सकता है, ऑप्शन में हमारे पास है कि नहीं। चतुर्मुख पहला एक तो हमारा क्या कहते हैं, वो बहुव्रीहि समास हो सकता है, और दूसरा पहला शब्द हमारा संख्यावाची है, इसलिए आप इसको द्विगु समास भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है, चलिए देखें। चतुर है जो, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ये गलत है। चार मुख, चतुर्मुख का मतलब 4 मुख होता है, लेकिन ये तत्पुरुष समास नहीं है, गलत हो गया। फिर 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा, बहुव्रीहि समास एकदम सही है ये। आगे आते हैं चतुराई झलकती है जिसके मुख से, अर्थात व्यक्ति विशेष, गलत है। चतुर्मुख अर्थात 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो ये हमारा गा एकदम सही होगा। अब यहां पर हमने जैसे बताया था 2 ऑप्शन होंगे, द्विगु समास 4 मुख, चतुर्मुख का 4 मुख होगा, लेकिन यहां पर एक तो ऑप्शन भी नहीं था, और दूसरा ये चतुर्मुख जो है सिर्फ एक व्यक्ति के ही है, वो है ब्रह्मा जी, इसलिए हमेशा बहुव्रीहि समास में ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6, निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने। अब मुहावरे पर आधारित हमारे पास 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से हमको 4 प्रश्न करने हैं, यानी कि 1 मार्क्स का 1 है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा हो गया 4 मार्क्स का। चलिए शुरू करते हैं। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प चुनिए, यानी कि हमारे पास मुहावरा भी दिया गया है और उसका अर्थ भी सामने दिया गया है। अब हमें ढूंढना है कि कौन सा सही है। क्या दिया है, गिरह बांधना मार डालना, तलवार खींचना सब कुछ नष्ट कर देना, पन्ने रंगना व्यर्थ लिखना, कदम उठाना सामना करना। तो जो इसमें सही है वो है गा, पन्ने रंगना अर्थात व्यर्थ में लिखना। ये हमारा मुहावरा भी सही है और इसका अर्थ भी सही है, एकदम सही दिया है। नेक्स्ट आते हैं अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। अयोग्य व्यक्ति है कोई और उसको कोई उपयुक्त वस्तु मिल गई है, तो उसके लिए मुहावरा सही कौन सा होगा। दांतों तले अंगुली दबाना, हाँ अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे की लाठी बनना, मोह माया के बंधन में पड़ना। तो अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना अर्थात अंधे के हाथ बटेर लगना, ये हमारा मुहावरा सही है। नेक्स्ट आते हैं तुम मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूं वहीं मेरे सामने डैश, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें रिक्त स्थान पे एक मुहावरा भरना है जो हमारे दिए गए स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। क्या दिया है, डेरा लगाता है, हवा उड़ाता है, त्योरियां चढ़ा लेता है, दीवार खड़ी कर देता है। तो सही ऑप्शन हमारे हिसाब से जो होगा वो है दीवार खड़ी कर देता है।
तू मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूं वही मेरे सामने दीवार खड़ी कर देता है। ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं, पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूं। क्या हो सकता हूं पढ़ाई मेहनत करने के बाद? अब इसकी जगह मुहावरा, खून का घूंट पी सकता हूं, एक पन दो काज कर सकता हूं, पैरों पे खड़ा हो सकता हूं, अपना हाथ जगन्नाथ कर सकता हूं। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा, पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। नेक्स्ट आते हैं, रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा? रेखांकित अंश क्या है? तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। तो तुम सारा दिन काम में जुटे रहते हो, इसके लिए हमें उचित मुहावरा ढूंढना है। कोल्हू का बैल, खेत का बैल, तीन तेहरा होना, हक्का बक्का होना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सही है हमारा कोल्हू का बैल। तुम सारा दिन कोल्हू का बैल बने रहते हो, कभी तो आराम कर लिया करो। 6 है, अत्यधिक दुखी होना। अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा अत्यधिक दुखी होना। इसके ये अर्थ दिया है, हमें मुहावरा ढूंढना है। क्या है? कड़वे घूंट पीना, आपे से बाहर होना, कलेजा मुंह को आना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो यहाँ पर अत्यधिक दुखित होने का जो मुहावरा है वो है कलेजा मुंह को आना, यानी कि बहुत ज्यादा हम दुखित हैं, इतना ज्यादा दुखित है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 7। अब हमारे पास क्या दिया गया है? निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए। अब हमारे पास हमारी पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो हमारी बुक है उसका काव्य खंड दिया गया है। ठीक है, स्पर्श और संचयन में से स्पर्श के काव्य खंड से हमारे पास क्या दिया है? चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पंक्ति पर, ये जो पद्यांश है, इस पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है? कवि सभी, अब ये प्रश्न जो है हमारा 5 प्रश्न है इस पे, और सबके 1-1 मार्क्स का है। ये कवि सभी को एक होकर चलने की प्रेरणा देता है। इससे ज्ञात होता है कि कवि डैश के पक्षधर है। सबको साथ लेकर चलने का मतलब क्या होता है? इसको किस चीज के हैं? निरन्वय, समन्वय, क्रमान्वय या दूरान्वय। तो यहाँ पर इसका जो सही होगा वो है समन्वय, यानी सबको साथ लेकर चलना। अभीष्ट मार्ग का तात्पर्य क्या है? स्वर्गगत मार्ग, प्रमाणित मार्ग, क्रीड़ा क्षेत्रीय मार्ग या मनोवांछित मार्ग। तो अभीष्ट मार्ग से तात्पर्य है हमारा मनोवांछित मार्ग, यानी कि हमारा मनचाहा मार्ग। समर्थ भाव है दूसरों को, समर्थ भाव है दूसरों को क्या है? सफल करते हुए स्वयं सफल होना, यानी कि सबको सफल करिए, स्वयं सफल होइए। ज्ञान मार्ग बताते हुए सफल बनाना, शक्ति प्रदर्शन द्वारा सफलता दिलाना, सफल करते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करना। तो सही हमारा ऑप्शन है सफल करते हुए स्वयं सफल होना। मतलब समर्थ भाव है, यानी कि हम दूसरों को भी सफल करें और खुद भी सफलता प्राप्त करें। भिन्नता ना बढ़े का आश्रय क्या है? भिन्नता ना बढ़े, इसके लिए आश्रय क्या है? मत भिन्नता होना, मतभेद कम होना, भेदभाव भिन्न होना, मतभेद अधिक होना। तो यहाँ पर भिन्नता ना बढ़े का इसका तात्पर्य होता है मतभेद कम हो, यानी कि हम जो जितने भी लोग हैं उसमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, आर्गुमेंट, ये सारी चीजें नहीं हो, हम सभी एक भाव के साथ चलें। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब हमारे पास 5 वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है। क्या दिया है? हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए, बाह्य आडंबरों का विरोध करना चाहिए, मार्ग की विपत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब हमारे पास में यहाँ 5 स्टेटमेंट्स में हमको ये चेक करना है, देखिए ऑप्शन आगे वाला भी देख लीजिए, पद्यांश से मेल खाते वाक्यों को उचित विकल्प चुनना है। अब जो हमने पद्यांश पढ़ा था उसमें से कौन से वाक्यांश जो है वो मेल खा रहे हैं? मेरे हिसाब से इसमें 3 वाक्यांश मेल खा रहे हैं। जो है वो है पहला, हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। फिर है तीसरा, मार्ग की विपत्तियों को ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद चौथा, हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो पहला, तीसरा और हमारे 5वां, ये 3 है हमारे पास में। तो देखते पहला, ये खा हमारा सही होना चाहिए। ये देखिए खा हमारा एकदम सही है।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। हमारे पास क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे पास में जो हमारा काव्य खंड है हमारे स्पर्श बुक का, उस पर आधारित हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं 2 1 मार्क्स के। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर हैं उनमें से खाली 2 प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए गए। क्या है, तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण, कवि ने ऐसा कहा है क्योंकि, क्यों कहा है उन्होंने, तुम ही राम हो तुम ही लक्ष्मण हो। ठीक है, तो इस गीत की जो लाइन दी गई है ये, इसमें कर चले हम फिदा जो हमारा गीत था ना कैफी आजमी जी का, उसमें से ये लिया गया है। देश की रक्षा सभी देशवासियों का कर्तव्य है। राम और लक्ष्मण द्वारा सीता की रक्षा की गई है। सैनिक युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। आत्म बलिदान के अवसर निरंतर बने रहते हैं। तो तुम ही राम तुम ही लक्ष्मण से यहाँ पर तात्पर्य है हमारा कि देश की रक्षा सभी देशवासियों का कर्तव्य है। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम ही राम हो तुम ही लक्ष्मण हो, तुम सभी को ही देश की रक्षा करनी है। नेक्स्ट है, तब मुख पहचानू छिन छिन में का भाव क्या है। अब इस पंक्ति का मतलब क्या है, प्रभु की सत्ता पर संदेह ना करना, प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखना, ईश्वर के दर्शनों की अभिलाषा रखना, सतमार्ग पर चलकर जीवन यापन करना। तो इस पंक्ति का हमारा तात्पर्य है प्रभु की सत्ता पर संदेह ना करना, यानी कि प्रभु ने जो चीज कही है हमें उन पर पूरी तरीके से विश्वास रखना चाहिए, उन पर संदेह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे गद्य खंड से जो है हमारे पास प्रश्न आए, स्पर्श का जो गद्य खंड है उसमें से हमारे सामने प्रश्न आए हैं। गद्यांश दिया गया है पठित, और फिर वो हम उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। 1 मार्क का 1 प्रश्न है। ये गद्यांश हमारा कौन सा है, पहले हम देखें क्या है। रातें दसों दिशाओं की कहेंगी, अरे ये तो हमारे क्या कहे हैं शैलेंद्र जी वाले पार्ट से दिया गया है। क्या दिया है, रातें दसों दिशाओं की कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की। उनका ख्याल था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता को रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे, और उनका यकीन गलत नहीं था। यही नहीं, वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोकप्रिय हुए। ये गीत ही नहीं और भी गीत लोकप्रिय हुए थे। शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे, शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए। यही विशेषता उनकी जिंदगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। अब इस गद्यांश पर प्रश्न क्या है, गीत रातें दसों दिशाओं की कहेंगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जयकिशन ने आपत्ति की, क्यों की उनके अनुसार। अब जयकिशन ने क्यों आपत्ति की थी, क्यों किया था उन्होंने, 10 दिशाओं का गहन ज्ञान दर्शकों को नहीं होगा, इससे दर्शकों की रुचियों का परिष्कार नहीं होगा। जागरूक दर्शक ऐसी स्पष्ट बातें नहीं पसंद करते हैं। दर्शकों को रुचि के लिए उन पर उथलापन नहीं थोपना चाहिए। तो जय किशन ने क्यों इस पर आपत्ति दिखाई थी, इसका कारण ये था कि 10 दिशाओं का जो गहन ज्ञान है वो दर्शकों के पास नहीं है। भाई अगर आप नॉर्मल है तो आप क्या बोलोगे कि 4 दिशाएं होती है, तो जैसे किशन ने बोला था कि भाई दर्शक ज्यादातर 4 दिशाएं जानते हैं, 10 दिशाएं नहीं जाएंगी। इसका गहन ज्ञान आपके पास है, अगर आप ये गीत में डालोगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे और ये गाना हमारा फ्लॉप हो जाएगा। उनका यह दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करें। कथन के माध्यम से ज्ञात होता है कि शैलेंद्र, अब शैलेंद्र क्या है, इस कथन के माध्यम से हमें शैलेंद्र के बारे में क्या पता चलता है। दृढ़ निश्चयी सफल फिल्म निर्माता व कवि, सफल फिल्म निर्माता और गीतकार व कवि, समाज सुधारक, कर्मयोगी, गीतकार व कवि, आदर्शवादी, उच्च कोटि के गीतकार व कवि। तो यहाँ पर इस
कथन से हमें ये ज्ञात होता है कि शैलेंद्र जो है वो एक आदर्शवादी उच्च कोटि के गीतकार व कवि हैं। मतलब जो उनके आदर्श हैं वो उसी पे टिके रहना चाहते हैं, किसी के कहने पर वो चीज़ों को बदलते नहीं हैं। उच्च कोटि के गीतकार हैं क्योंकि उन्हें शब्दों की और अच्छी नॉलेज है और कवि भी हैं। अब क्या निम्नलिखित कथन ए का कारण तथा आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प दीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है, कथन ए है हमारे पास में, उनके गीत भाव प्रवण थे दुरूह नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कथन था और ये कथन हमारा उसमें है, हमने ये गद्यांश में पढ़ा है। अब क्या है, रीजन देखते हैं यानी कारण। शैलेंद्र के द्वारा लिखे गीत भावनाओं से ओतप्रोत थे, उनमें गहराई थी, गीतों की भाषा सहज सरल थी, क्लिष्ट नहीं थी। तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है और जो कारण दिया गया है, हमको लग रहा है वो दोनों ही सही है। तो यहाँ ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है, कथन ए तथा कारण आर दोनों वो सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर सही हमारा क्या आ रहा है, घा। हमने क्या बोला था, कथन भी सही है और उस कथन की व्याख्या जो की गई है यानी कारण जो बताया गया है वो एकदम सही है। अब है प्रश्न संख्या 4, मेरा जूता है जापानी, यह गीत शैलेंद्र लिख सकते थे। लेखक द्वारा ऐसा कहा जाना दर्शाता है कि शैलेंद्र के प्रति उनका क्या है, कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि वही ऐसा गीत लिख सकते थे। ये क्या दर्शाता है, लेखक के दिल में कैसे भाव है, कर्तव्य बोध, मैत्री भाव, व्यक्तित्व या अवलोकन। तो यहाँ पर जो उन्होंने किया वो है अवलोकन, यानी कि उन्होंने शैलेंद्र के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। हमारे लेखक ने पूरी तरीके से उसको अवलोकन किया, यानी कि समझा, पढ़ा और तब उन्होंने अपनी ये टिप्पणी दी है। प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश के आधार पर शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप मिलती है कि वे थे, क्या थे, बेहद गंभीर, उदार, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकीर्ण हृदय, बेहद गंभीर, उदार, कृपण और संकीर्ण हृदय, बेहद गंभीर, भावुक, कृपण और दृढ़ शक्ति इच्छा शक्ति, बेहद गंभीर, उदार, दृढ़ शक्ति और भावुक। तो यहाँ पर गद्यांश के अनुसार से हमें शैलेंद्र की जो छाप मिलती है वो है बेहद गंभीर, उदार, दृढ़ इच्छा शक्ति और भावुक थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब हमारे गद्य खंड में से ही जितने भी हमारे चैप्टर हैं उनमें से हमारे सामने 2 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, यानी कि 1-1 नंबर के, और इनको हमें करना है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बड़े भाई साहब कहानी से प्राप्त प्रेरणा को दर्शाता है। बड़े भाई साहब की जो कहानी है वो हमें बताना है कौन से वाक्य से हमें पता चल रही है। कथनी और करनी का अंतर हमारी स्थिति को हास्यप्रद बना सकता है। सही बात है, जो अपने बड़े भाई साहब की जो कहा पढ़ी है उसमें है कि हम उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ, तो ये क्या है, हमारी स्थिति को मजाक वाला बना सकता है। फिर है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी छात्र जीवन के आवश्यक अंग हैं। फिर है, केवल परीक्षा से पहले ध्यान लगाकर पढ़ लेने में प्रथम आ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बड़े भाई साहब ज्ञान की बातें लेखक को आसानी से समझा देते थे। क्या ऐसा होता था? तो यहाँ पर हमको जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है क्या है, केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, चौथा सही है या दूसरा तीसरा? तो हमारे हिसाब से पहला और दूसरा सही था। पहला दूसरा स्टेटमेंट कौन सा, कथनी और करनी का अंतर हमारी स्थिति को हास्यप्रद बना सकता है, और दूसरा है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी छात्र जीवन के लिए आवश्यक अंग है। ये 2 स्टेटमेंट हमको सही लग रहे हैं। ये देखिए, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। अब आते हैं दूसरा, शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का उद्देश्य था। शहादत अली को जो है वजीर अली को हटाकर शहादत अली को बैठाला गया था, तो इसके पीछे ब्रिटिश कंपनी का क्या मतलब, ब्रिटिश कंपनी समझ लीजिए या कर्नल का क्या हित था। अपने परम मित्र शहादत अली को हर संभव सहायता करना, जाबाज योद्धा के रूप में मित्र शहादत अली को प्रसिद्ध करना, कंपनी के वकील का कत्ल करवाने के लिए मिलकर षड्यंत्र रचना, अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित करना। तो इन चारों स्टेटमेंट में जो सही है क्या है, जो कर्नल का उद्देश्य था शहादत अली को बैठाने के लिए वो था अप्रत्यक्ष रूप से अवध पर कंपनी का आधिपत्य स्थापित करना। ये एकदम सही ऑप्शन है।
अब हम यहाँ से शुरू हो रहा है प्रश्न संख्या 11 से हमारा खंड बा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्या आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि इसे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है आपकी वर्ड लिमिट, 60 वर्ड्स में देने हैं। दूसरा क्या दिया है, आपके जो प्रश्न दिए गए उनमें से सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 into 2, तो यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के करने हैं, यानी कि 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। भ्रमण हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या के बीच चैन से भरे कुछ पल शायद हम इसी प्रकार निकाल सकते हैं। शांत वातावरण में अपने तथा अपनों के लिए जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़े गए पाठ में चैन भरे पल बिताने के लिए लेखक ने क्या किया? क्या वास्तव में सभी को इसकी आवश्यकता है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये हमारे पास प्रश्न था। प्रश्न अब हमारा क्या था, याद है हमारा चैप्टर था झेन की दिन। ठीक है, पतझड़ की टूटी पत्तियों में हमारे पास 2 था ना, गिन्नी की सूना और झेन की दिन। ये वहीं से दिया। चैन का पल बिताने के लिए वो टी सेरेमनी में गए थे ना, याद है ना सॉरी, तो ये उसी की बात पूछी गई है। तो क्या है, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कौन से पाठ पर आधारित व्यक्तित्व है। यहाँ पर आपको जो बताया गया है, सीबीएसई ने जो बताया कि आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में। क्या चीजें, देखिए, पतझड़ में टूटी पत्तियों पर आधारित है ये पाठ। और कौन सी परंपरा थी, वो चाय पीने की। जो चाय पीने के लिए वो गए थे 6 मंजिला इमारत में सबसे ऊपर जो पर्णकुटी बनी थी उस पर गए थे, वहां पर उन्होंने चाय पी थी। ये और क्या प्रोसीजर था, आप वो पूरी प्रक्रिया बताओगे। चानो यू शांत वातावरण में वर्तमान की समझ, और क्या पूरी प्रक्रिया थी, तो उसमें कैसे शांत वातावरण में आप भूतकाल और भविष्य काल छोड़कर आप वर्तमान में जीने लगे थे। तो वो आपको पीस ऑफ माइंड दे रहा था। उसी तरीके से विद्यार्थी अपने लिए लिखेंगे, आप अपना पीस ऑफ माइंड पाने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही स्लो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, किसी को जो है सिर्फ शांत रहकर थोड़ी देर टीवी देखना अपने लिए पसंद हो सकता है। ठीक है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आंखों पे जो है अपना आईपैड लगा के वो सो जाना चाहते हैं, कि कुछ नहीं, किसी से ना बात करना ना कुछ सुनना, सिर्फ आंखें बंद करी और उसे सो जाना चाहते हैं। किसी को कुछ नहीं है तो कुछ लोगों को एम्ब्रॉयडरी पसंद है, कोई पजल्स अपने दिमाग को शांत करने के लिए खेलता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो यहाँ पर आप सभी के जो हैं तरीके अलग अलग होंगे। तो आखिरी में आप ये, तो यहाँ पर आप ये जो 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ये 4 पार्ट में आपके पास डिवाइड है। सबसे पहले आप बताओगे कि ये क्वेश्चन पतझड़ की टूटी पत्तियों पे आधारित हमारे झेन की दिन से लिया गया है। ठीक है, और वहाँ उस पाठ में लेखक जो है जापान जाते हैं जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारियां हैं, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे, जिसके एक महीने का काम वो एक दिन में करना चाहते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा मानसिक बीमारियां उन्हें पड़ी। तो वहाँ पर अपने मन को शांत करने के लिए वहाँ एक प्रक्रिया करी जाती है जिसको टी सेरेमनी कहा जाता है। तो लेखक भी वहाँ पर गए, फिर उसकी जो पूरी प्रक्रिया थी, वहाँ पहुँचने, हाथ धोने, बैठने, चाय बनाने की प्रक्रिया और पीने की प्रक्रिया, और उससे लेखक ने क्या महसूस किया, वो सभी कुछ आप लिखोगे। उसके बाद आप अपने दिमाग को शांत रखने के लिए क्या करते हो, आप ये लिखेंगे। ये पूरा आंसर रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है, डायरी का एक पन्ना के माध्यम से आपने गुलाम भारत के स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के विषय में जाना। आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रति अपने कर्तव्यों को बताते हुए पाठ से प्राप्त सीख का वर्णन कीजिए। तो डायरी का पन्ना हमने देखा था कि स्वतंत्रता से पहले ही स्वतंत्रता दिवस डिसाइड कर दिया गया था, और उसमें एक दिन दिखाया गया था कि किस तरीके से मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराने के लिए कितनी जद्दोजहद की गई थी, कितने लोगों ने लाठीचार्ज की, कितने लोग घायल हुए थे, सभी कुछ बताया था। इससे हमें पता चलता है कि आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी ज़्यादा कड़ी मेहनत की थी और कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे थे, ये हम सभी को पता चलता है। तो अब इस आंसर को हमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। क्या 4 पॉइंट है? पहला है, देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। तो आपको बताना है कि ठीक है, स्वतंत्रता तो हमें मिली, बहुत मुश्किलों से मिली, लेकिन आज भी हम क्या हैं, उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं और हमेशा कार्यरत रहेंगे, और ये संकल्प के साथ हम कहते हैं।
देशभक्ति व देश के विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारा देश की अखंडता और स्वतंत्रता बनी रहेगी, इसके लिए तो हम प्रयासरत हैं और हम संकल्प भी लेते हैं कि इस पर, लेकिन हमारा देश प्रगति करे, विश्व में एक सम्मान प्राप्त करे, इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। पाठ से सीख, क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद करके एक संगठित समाज बनाएंगे। अब पाठ हमें क्या सीख दे रहा है कि क्रांतिकारियों ने कितनी मुश्किलों से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करी थी, तो इसको भी हमें क्या बना है, इसके लिए हमें संघर्ष करना है, संगठित रहना है, उनके बलिदानों की इज्जत करनी है हमें। ठीक है, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े दंगे, उन्होंने इतनी मुश्किल से हमें आज़ादी दिलाई है तो उस देश को हमें आगे बढ़ाना है, ना कि लड़ाई झगड़ा दंगा करके हमें पीछे लेके जाना है। फिर है कृत संकल्प और संगठित समाज द्वारा सभी कुछ संभव है, तो हमें बताना है। अब ये हमें अपने कुछ शब्द यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ये कि किस तरीके से हमको ये संदेश देना है कि सभी लोग जो है कार्यरत रहेंगे। क्या करेंगे, हम भी रहेंगे और आने वाले समय में लोग भी कार्यरत रहेंगे कि हमारे देश की स्वतंत्रता बनी रहे। तो क्या है प्रश्न 3 हमारे पास में। इस वर्ष आपने पाठ्यक्रम में लोक कथा पर आधारित एक कहानी पढ़ी। यह कहानी समाज की विसंगतियों को दूर करने का संदेश देती है। कथन का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हमने कौन सी लोक कथा पढ़ी थी, लोक कथा हमने पढ़ी थी तातारा वामीरों की कथा। अब इस कथा पर हमको क्या बताना था कि विसंगति क्या थी, सबसे मतलब गलत क्या चीज थी इसमें। एक ही गांव में विवाह न करने के कारण दोनों जो है एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और इस गम में वो दोनों मर भी जाते हैं, तो ये गलत थी चीज, ये सबसे वो था। तो मतलब इस तरह की मान्यताएं जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो अब हम सबसे पहले इसका मूल्यांकन हमें करना है। इसमें कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि ये किस लोक कथा की बात हो रही है, तो हम बताएंगे कि ये लोक कथा हमारे तातारा वामीरों की लोक कथा थी। अब ये लोक कथा थी क्या, इसको आप 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे जो मैंने अभी आपको बताई। फिर था रूढ़ियों का बंधन बोझ बन जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत पुराने समय से चली आ रही चीज़ें हमारे लिए क्या है, बंधन बन जाती हैं, जो आज भाई समय क्या है परिवर्तन लाता रहता है। अब परिवर्तन के साथ चीज़ें भी बदलती हैं, जब चीज़ें बदलेंगी तो ज़रूरी नहीं है जो पहले चल रहा था वो इस समय में भी हम फॉलो कर सकें, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है, हमारे लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाती है। फिर तीसरा पॉइंट रहेगा तातारा वामीरों की त्याग में मृत्यु से परिवर्तन। अब क्या हुआ, जब उनकी ये मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या परिवर्तन आया। दोनों गांव एक दूसरे से जो है, जो ये था ना कि एक गांव दूसरे गांव से विवाह नहीं कर सकता था, अब वो रूढ़ी को हटा दिया गया, सभी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे गांव से विवाह करने लगे, ये परिवर्तन आया था। फिर था शिक्षार्थी अपने मतानुसार लिखेंगे। अब लास्ट में आपको अपने व्यू व्यक्त करने, क्या इस तरह की रूढ़ियाँ ठीक हैं या नहीं हैं, या जैसा भी है, यहाँ पर आप सभी के अपने अपने व्यूज़ रहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इस तरीके की रूढ़ियाँ जो हमारे लिए प्रेजेंट समय में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ खड़ी करें तो हमें नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो हमें कहीं कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रही हैं, हमें उन्हें फॉलो करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमें अपने मत रखने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 4 पॉइंट्स पे आप ये आंसर जो है एक्सप्लेन कर देंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। अब हमारे सामने क्या पूछा गया है, प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये जो 2 प्रश्न देने हैं ये कितने 3 मार्क्स के होंगे, ये भी हमारा कितना 3 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। 3 प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें कितने में लिखने हैं, 2 प्रश्न करने हैं। आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं और क्यों, लगभग 60 शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ शिक्षार्थी अपने मतलब, अब आपने कई सारी कविताएं पढ़ी हैं, आपके उसमें तो बहुत सारी कविताएं हैं, तो मुझे जो सबसे अच्छी जो लगी वो एक तो हमने क्या कहते हैं, विचार लो कि मृत्यु ना हो, मृत्यु से न डरो कभी, एक कविता हमें ये अच्छी लगी थी, और दूसरा कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये गीत अच्छा लगा था। तो अब आपको जो अच्छा लग रहा है, और आप सबसे पहले बताओगे कि ये जो पंक्तियां हैं आप पंक्तियां लिखोगे, फिर उसके बाद ये पंक्तियों का अर्थ क्या है और आपको क्यों अच्छी लगी हैं आप ये लिखोगे। तो पहली चीज तो कहाँ, जैसे हमने बोला विचार लो कि मृत्यु ना मृत्यु से कभी डरो, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। तो यहाँ पर ये क्या है, हमें यहाँ पर इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि हम चाहे जितना भी मुश्किल कृत्य हो, कुछ भी हो, जब मनुष्यता हमारी कविता है उसमें क्या था
कि अब इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें जीना है, पूरी तरीके से सकारात्मक वे में जीना है। और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हमें ऐसे कर्म करने हैं कि हमें मृत्यु भी आ जाए तो उसके बाद भी लोग हमें हमेशा याद रखें। और ऐसे आप कुछ महापुरुषों के नाम दे दोगे, ठीक है। फिर गीत हमारा आता है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर हमको ये पंक्ति इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इससे हमारे देश के ऊपर बलिदान होने वाले हमारे सैनिकों की वीरता, महानता, उनके संघर्ष, उनके बलिदान का पता हमको चलता है ना। तो आगे चलकर हम भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो हमारी वीरता, हमारे साहस को प्रदर्शित कर सके। तो ऐसी कुछ आप लिख सकते हो अपने मन से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, कबीर और मीरा की भक्ति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हमने कबीर के पद भी पढ़े हुए हैं, मीरा के पद भी पढ़े हैं, दोनों पद पढ़े ना हमने। अब इनकी जो विशेषता है उनको आप लिखोगे, जैसे हमने यहाँ पॉइंट्स में दे दी। कबीर जो है वो निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक है, मतलब वहाँ पर वो किसी एक ईश्वर में विश्वास नहीं करके वो सभी ईश्वरों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमारे सामने करते हैं। कोई भी धर्म का फॉलो नहीं करते, सभी धर्म की बुराइयां भी रखते हैं और अच्छाइयां भी हमारे सामने रखते हैं। फिर है, धर्म के बाह्य आडंबरों पर गहरी और तीखी चोट करते हैं। वो आत्मा परमात्मा के विरह मिलन की भावपूर्ण गीत गाते हैं। वो आत्मा को परमात्मा, बस वो एक ही चीज मानते हैं, वो और किसी चीज में विश्वास नहीं करते। ईश्वर के निर्विकार और अरूप का वर्णन करते हैं, मतलब ईश्वर में जिसमें कोई भी विकार नहीं है उस रूप का वर्णन हमें कर रहे हैं। यहाँ किसी धर्म विशेष की वो बात हमसे कभी नहीं करते। अब मीरा जी क्या है, दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति है, यानी कि उन्होंने अपना पूरा घर बार सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और वो सिर्फ ईश्वर पे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या है, उनका माधुर्य सिर्फ श्री कृष्ण के लिए है। आराध्य के मनुहार और अवसर आने का उल्हाना भी है, मतलब वो उनको मना भी रही हैं, उनसे शिकायत भी कर रही हैं। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं। वो गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम की अभिभूत हैं। अब वो वहाँ पर गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में डूबी हुई, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती है और उनका जीवन सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड है। ये दोनों के जो है विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या, आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया, अपने शब्दों में लिखिए। तो कौन सा था, वो था पर्वत प्रदेश में पावस, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु, ये था। तो ये हमें दिया गया है, हमें इस कविता को अपने शब्दों में व्याख्यात करना है। क्या सबसे पहले आप बताएंगे वो कविता कौन सी है? तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस है, ठीक है। फिर प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया गया है, पहाड़ों की अपार श्रृंखला, आसपास बहते झरने हैं, पाठक सब कुछ भूलकर उसी में लीन रहना चाहता। तो मतलब आपको इस कविता में क्या क्या पॉइंट्स बताने हैं कि कौन सी कविता है, कैसा वर्णन किया गया है, साथ ही इसमें पहाड़ों का श्रृंगार और आपके आसपास बहते झरनों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद हम जब पढ़ते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और उसी प्राकृतिक दृश्य में डूब जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स पे आप ये आंसर एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास जो आ रहे हैं ये है 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न करने हैं हमारे पास, तो टोटल 6 नंबर का हमारे पास प्रश्न संख्या 13 है। क्या दिया है, लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है, उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। हरिहर काका सभी के लिए चर्चा का केंद्र बने हुए थे। हरिहर काका मामले में गांव वालों की राय तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो गांव वालों की राय है हरिहर काका के ऊपर, वो आपको बतानी है। तो वहां पर जो गांव वाले थे वो 2 पक्ष में बटे हुए थे, अलग अलग थे ना, अलग अलग बात उन्होंने बोली हुई थी। तो उन दोनों पक्षों की बात को आप यहाँ पर रखेंगे। कहला है गांव वालों की अलग अलग राय थी और 2 दल बन गए थे, ये हमने आपको बता दिया। अब पहला दल क्या मान्यता रखता था, दूसरा क्या मान्यता रखता था, ये आपको एक्सप्लेन करना है।
क्या है, गांव वालों में एक तरफ चटोरे किस्म के लोग थे जो ठाकुरवाड़ी के प्रसाद के बहाने तरमाल खाते थे, वह महंत के पक्षधर थे। वे चाहते थे हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरवाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उन्हें पुण्य मिलेगा तथा उनकी कीर्ति स्थायी रहेगी। तो यहाँ पर ये जो बताया गया, ये हमारे संचयन बुक में था, हमारा पाठ है ना हरिहर काका, उस पर है। तो उस पाठ में ये चीज थी कि दो दल थे, एक हरिहर काका की तरफ और एक उनके भाइयों की तरफ। तो ठाकुरवाड़ी की तरफ लोग क्यों चाहते थे कि वो अपनी सारी जमीन लिख दें, ये एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा दल जो है ठाकुरवाड़ी के धार्मिक पाखंडों को भलीभांति जानने वाला था, वे भाइयों के परिवार के समर्थक थे। उनकी राय थी कि हरिहर काका को अपनी जमीन भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए, उन्हें यही राय न्यायपूर्ण प्रतीत हो रही थी। तो दूसरा जो है वो ठाकुरवाड़ी को पसंद नहीं करता था, वो जानते थे कि यहाँ पाखंड हो रहा है, इसलिए वो चाहते थे कि जो है उनके भाइयों के नाम प्रॉपर्टी लिखी जाए। तो दोनों पक्ष जो थे उनकी राय आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, स्काउट परेड करते समय लेखक स्वयं को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान समझने लगा। कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट करते हुए बताइए कि विद्यालय जीवन में प्रशिक्षण व गतिविधियों की क्या उपयोगिता होती है। तो सपनों के ऐसे दिन जो हमारा पाठ था उसमें से ये लिया गया है बुक संचयन में। तो अब इस पाठ में हमसे क्या बताया, उनको जब वो स्काउट करते थे तो वो अपने आप को फौजी समझते थे। तो जो हमारा विद्यार्थी जीवन होता है उसमें हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा इसकी क्या उपयोगिता होती है हमारे पूरे उसमें, ये हमको बताना है। तो कैसे करेंगे, धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए जूतों को पहनकर फौजी जवान। तो अब लेखक को क्यों ऐसा लगता था, सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन करोगे ना भाई, चैप्टर से रिलेटेड है तो राय तो बाद में रखोगे, पहले चैप्टर तो बताओगे कि चैप्टर में क्यों ऐसा दिया गया है। तो चैप्टर में सिर्फ हमें ये दिया गया कि वो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, बढ़िया जूते जो है पॉलिश किए हुए पहनते थे और लेफ्ट राइट करते थे, तो इसलिए उनको वो जीवन फौजी का जीवन लगता था। मास्टर प्रीतम चंद्र द्वारा लेफ्ट राइट कहते हुए परेड करना, बूटों की एड़ियों और दाएं बाएं मोड़कर ठक ठक करना चलना उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। यानी कि जैसे लेफ्ट राइट करते हैं, ठक 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 आवाज आती थी, वो चीज उन्हें जो है बहुत प्राउड फील कराती थी। अब आते हैं हम, विद्यालय जीवन में प्रशिक्षण और गतिविधियों की अत्यधिक उपयोगिता है। गतिविधियों द्वारा बच्चे खेल खेल में महत्वपूर्ण तथ्यों को भलीभांति समझते हैं तथा आनंदपूर्ण वातावरण में शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसमें सहयोग, सहनशीलता, परोपकार की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पर आप ये बताओगे कि विद्यालय जीवन में ये स्काउट कितनी अन्य गतिविधियां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक चीज को हम किताब से पढ़कर नहीं सीख सकते। कुछ चीजें हमें एक्टिविटी के थ्रू, जैसे मान लीजिए आप साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं तो आप एक्टिविटी के उनको लैब में जाकर ही कर सकते हो ना, उसी तरह लाइफ भी हमारी एक लैब है। इसमें भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जब तक हम उन्हें करें नहीं तो हमें वो अच्छे से समझ में नहीं आती। तो वही एक्टिविटीज जो है ना हमें स्कूल में छोटे तौर पर कराई जाती हैं और जीवन का संघर्ष को समझाया जाता है। तो सारी चीजें क्या है, हमारे आने वाले जीवन की नींव रखती है ये सारी एक्टिविटीज। प्रश्न 3 है, बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब के से चलायमान नहीं होता। बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। टोपी शुक्ला पाठ में टोपी अपने परिवार के एक सदस्य को बदलने की बात करता है, उसकी सोच के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर टोपी शुक्ला पाठ में वो अपने परिवार के एक सदस्य यानी कि अपनी दादी को इफ़न की दादी से बदलने की बात करता है। तो इस आधार पर आपको बताना है उस बच्चे की मनोदशा क्या रही है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, प्रेम केवल अपनापन देखता है, जाति या धर्म नहीं। अब इफ़न और टोपी जो है वो ब्राह्मण समाज का था, इफ़न धर्म के मुसलमान था। तो दोनों अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे और उनकी दादी से टोपी का इफ़न की दादी से बहुत अच्छी बाउंडिंग थी और मगर उसे अपनी दादी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चा जब प्रेम करता है तो वो धर्म, जात पात, ऊंच नीच कुछ नहीं देखता। उसे अगर जहाँ प्यार, अपनी दोस्ती, मित्रता, सब कुछ सौहार्द सब मिल रहा होता है वो उसी तरफ खिंचा जाता है। धर्म के आधार पर वो कभी जो है दोस्ती को स्वीकार नहीं करता है। फिर आते टोपी शुक्ला को अपनेपन की तलाश थी जो उसे इफ़न की दादी में देखी थी, इसीलिए तो वो उनकी तरफ खिंचा हुआ चला गया था। टोपी को इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती थी और अपनी दादी से नफरत थी, इसीलिए टोपी ने अपनी दादी इफ़न की दादी से बदलना चाहा था।
इरफान की दादी के प्यार व अपनेपन से वो बहुत प्रभावित था, क्योंकि जब वो जाता तो उनकी जो बोली थी वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, प्यार से बात करना, सारी चीज़ों से बहुत। जबकि जो उसकी दादी थी वो उसे हमेशा डांटती रहती थी या मारती रहती थी, शिकायत करती रहती थी माँ से, इसलिए उसे वो अपनी दादी नहीं पसंद थी। तो यहाँ पर पसंद करने का मतलब था कि एक बच्चा जो चाहता है कि लोग हमें समझें, प्यार दें, वो सारी चीज़ें उसे इरफान की दादी के साथ मिलती थी। स्वयं की दादी सदैव डांटती और कभी भी उसके मनोभावों को समझने का प्रयास नहीं करती थी, इसीलिए वो अपनी दादी को बदलने की बात करता है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 14 पे। क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है? अनुच्छेद लिखना है, वो भी 100 वर्ड्स में। ये प्रश्न हमारा रहेगा 5 मार्क्स का, यानी कि अनुच्छेद जो है वो 5 मार्क्स का हमारे पास में आएगा। अब इसमें हमें करना क्या है? अब इसमें जो हमारे पास जो है एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ संकेत बिंदु रहेंगे, हमें उस टॉपिक में वो बिंदुओं के अनुसार ही लिखना है। कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे दिया है यहाँ पर पहला टॉपिक विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण, ठीक है, ये एक टॉपिक दिया गया है। अब इसी टॉपिक पे हमारे पास 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। संपूर्ण जीवन की आधारशिला, विद्यार्थी जीवन में हमें जब हम अनुशासन से सारी चीज़ों को करते हैं, उसी अच्छी आदतें पड़ती हैं, तो इससे हमारे किसी भी बच्चे का चरित्र निर्माण होता है, जो उसे सारी उम्र करता है। तो मतलब नींव कब रखी जाती है हमारी? जब विद्यार्थी जीवन में। फिर चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों है? आखिर क्यों हमें चरित्र के निर्माण की जरूरत है? क्या जरूरत है? हम जैसे हैं वैसे ठीक है भाई, अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ें, सब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, ये सभी हमारे चरित्र का अहम भाग होना चाहिए। और ये सब होने पर ये क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें फ्यूचर में इन्हीं बेसिस पर सफलता प्राप्त होती है, हमें प्रसिद्धि प्राप्त होती है, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। फिर है देश व समाज के लिए उपयोगी क्यों है? चरित्र निर्माण जो है वो देश के लिए उपयोगी क्यों है? क्योंकि भाई जब हम अच्छे अनुशासन में रहेंगे तो अच्छे व्यक्ति बनेंगे, तो समाज अच्छा होगा, सभ्य समाज होगा, लोग सौहार्द से रहेंगे, आपसी मेलजोल के साथ रहेंगे, समाज की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी, हम अच्छे इंसान बनेंगे, हम अपने देश की प्रसिद्धि दूसरे देशों में जाकर करेंगे अपने कामों के जरिए। तो इस तरीके से देश के, तो यहाँ पर सिर्फ अब इसमें ये नहीं है कि आपको ये टॉपिक दिया गया तो आप ये हेडिंग डाल डाल के काम करोगे। याद रखना, अनुच्छेद लेखन में हेडिंग नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ क्या करना है, इन्हीं बेसिस, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इनको आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? आप जो भी विषय वस्तु लिखेंगे उसके लिए आपको 3 अंदर, यानी कि जितना भी मैटर मिल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो भाषा रहेगी वो 1 मार्क्स की रहेगी। अब भाषा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप अपनी जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे नहीं, आगमन, प्रस्थान जैसे शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करोगे, भाषा को पत्राचार माध्यम के हिसाब से लिखोगे, तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। प्रस्तुति के 2 अंक मिलेंगे। आप उसका कितना अच्छा प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत नीट एंड क्लीन काम नहीं किया। कोशिश करिए कि जैसे आपको 100 वर्ड्स दिए गए हैं तो उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब 100 वर्ड्स को आप ऐसे बांट सकते हो कि 3 पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, तो 1 पॉइंट आपने यहाँ पर 30 मार्क्स का दे दिया, ठीक है। अब 30 मार्क्स हमारे पास में चले गए, तो हमारे पास कितना 70 बचा, तो 30 वर्ड्स का ये हमने दे दिया। ये आपको देखना है कि कोई ऐसा नहीं आपने 1 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दिया और एक खाली 2 लाइंस का रखा, ये नहीं करना है। तो हर चीज़, जैसे 3 पॉइंट्स दिए हैं तो आपको 100 वर्ड्स दिए हैं, तो 100 वर्ड्स को आप इस तरह एक्सप्लेन करोगे। मतलब एक को आपने 30 वर्ड्स में किया, दूसरा 35 में किया, तीसरा आपने 35 में किया, तो इस तरह ये आपने 100 मार्क्स का डिवीज़न कर दिया। यह आपकी प्रस्तुतिकरण। अगर आप ये सोचो कि आपने इसे 10 में कर दिया, इसे आपने 50 में कर दिया और इसे आपने 40 में कर दिया, तो अब आप ये देखो कि आपने ये इक्वेशन तो बनाई, इक्वेशन में मतलब आप देखोगे बहुत बैलेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो करना क्या है, आपको इस तरीके से जो अपना वर्ड डिवीज़न करते हुए चलना है, ठीक है। ये आप बहुत ध्यान से करते हुए चलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, तो हमने बताया ना 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से 1 करना है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 2020 क्रिकेट का रोमांच। अब इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं मैच कब और कहाँ हो रहा है, किसी भी एक मैच के बारे में आप लिख सकते हैं। मैच आप लोग देखते ही रहते हो, तो वो हो गया। फिर टीम कौन कौन सी टीम खेल रही है, कहाँ पर हो रहा है, कैसा संघर्ष चल रहा है, मतलब आखिरी बॉल का जो
नेक टू नेक रहता है वो वाला। फिर दर्शकों की प्रतिक्रिया क्या है, अगर अब उसका आप नतीजा देकर प्रतिक्रिया दे सकते हो, या लोग कितना एक्साइटेड हैं, ये सारी चीज़ें देकर प्रतिक्रिया कर सकते हो। अब इस पे आपको मार्क्स कैसे मिलेगा, जो आप अंदर आप विषय वस्तु लिखोगे उसे 3 अंक मिलेंगे। फिर आते हैं भाषा, हमने जैसे बताया भाषा आपकी पत्राचार के माध्यम की रहेगी तो आपको पूरा 1 अंक मिलेगा, और आपने साधारण बोलचाल की भाषा लिख दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, यानी कि अब आप उसमें ये तीनों पॉइंट्स के साथ जजमेंट कैसा कर रहे हो, कैसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, साथ ही आप सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, नीट एंड क्लीन है, एकदम अच्छे से है, ये सारी चीज़ें, मतलब कि आप अंदर जो कंटेंट लिख रहे हो वो किस तरीके से रेशियो में है और कैसा प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सेम इसी तरीके से आपके पास में तीसरा ऑप्शन आएगा, दौड़ती हुई जिंदगी। दौड़ती हुई जिंदगी कैसे होगी? दौड़ती हुई जिंदगी, आजकल का समय बहुत ही ज़्यादा रश वाला है, लोग बस दौड़ रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, वर्किंग, ये वो एक्टिविटी, ये हर एक चीज़ में। तो वो कैसे दौड़ रहे हैं ये आप एक्सप्लेन करोगे, कारण क्या है, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी इच्छाएं हो चुकी हैं, सारी चीज़ें हैं, आपको समृद्धशाली ज़िंदगी चाहिए, बहुत सारा संपन्नता चाहिए, पैसा चाहिए, आपको विदेशों में घूमना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। आवश्यकताओं में वृद्धि हो गई, पहले लोगों की आवश्यकताएं बहुत लिमिटेड थी, आजकल जब से टेक्नोलॉजी आई है, चीज़ें जितनी ज़्यादा हो चुकी हैं उतनी ही ज़्यादा आवश्यकताएं हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। और क्या करें, अब इस दौड़ती बड़ी ज़िंदगी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप इसी हिसाब से डिसाइड करोगे। विषय वस्तु पे 3 मार्क्स मिलेंगे, भाषा पे 1 और प्रस्तुतिकरण पे 2। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 15। आप वेणु राजगोपाल, वेड़ी राजगोपाल, मतलब आपका जो भी नाम हो, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, बॉय हैं या गर्ल हैं, आपके नाम इसी आधार पर होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के संपादक के नाम एक पत्र लिखकर सामाजिक जीवन में बढ़ रही हिंसा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। शब्द सीमा आपकी लगभग 100 की है, यानी कि अब आपको एक पत्र लिखना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो क्या करना है, संपादक के नाम पत्र है, तो ये एक औपचारिक पत्र दिया गया है आपके सामने। अब आपको यहाँ पर ये पत्र लिखना है। नाम की बाउंडेशन हो गई है, ध्यान रखिए आपका कुछ भी नाम हो, नाम आपका यही रहेगा। ओके, अब आप जो लिखेंगे, यानी कि आप जो आपका जो आरंभ और अंत रहेगा, जो औपचारिकताएं रहती है ना, जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको, जैसे हम यहाँ पर संपादक जी को लिख रहे हैं तो क्या होगा, संपादक महोदय। कोई भी जहाँ क्या कहते हैं आप, मैं टाइम ले लीजिए, यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स दिया है दिल्ली, और फिर उसकी ये आपकी औपचारिकता है, फिर उसके बाद आपका दिनांक आएगा, विषय आएगा उसके ये, तो ये विषय तक की आपकी औपचारिकताएं रहती हैं इसे। और अंत में जब आप लिख रहे हो, अंत में संपादक के नाम, तो आपका क्या है, जागरूक नागरिक या भवदीय करके अपना नाम और अपना इनिशियल एड्रेस जो आप देते हैं, वो सारी चीज़ें आप किस तरीके से लिख रहे हैं, इसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर विषय वस्तु, अंदर जो आपसे जो टॉपिक बोला गया है आपने उसी पर आधारित विषय वस्तु लिखी है, उसमें कोई आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, उस पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपकी भाषा, जैसे हमने बताया, भाषा पत्राचार माध्यम की होनी चाहिए, साधारण बोलचाल भाषा एक्सेप्टेबल नहीं होती है, तो उस पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर है प्रस्तुतिकरण। आप कोशिश करिए, हमेशा ही कोशिश करिए, जब भी आप पत्र लिख रहे हों, आप कॉपी के पूरे 1 पेज में ही आपका पत्र खत्म हो जाए, तो मतलब देखने वाले को, यानी कि एग्जामिनर को आपका वो पत्र देखने में अच्छा लगे, यानी कि ऊपर की जो आपकी औपचारिकताएं हैं उससे लेकर अंत तक पूरा पत्र आपका 1 पेज में आ जाना चाहिए, ये आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो प्रस्तुतिकरण अच्छा लगेगा। अब हमारे पास इसी में 2 ऑप्शन है, प्रश्न संख्या 15 में कितना है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 पत्र दिए गए हैं, दोनों में से 1 करना है, यानी कि इसके लिए आपको 5 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो अब अथवा में दूसरा पत्र क्या है, आपके विद्यालय में खेल की उपयुक्त सामग्री है तथा समय समय पर सभी स्तरों पर मैच का आयोजन भी किया जाता है। विद्यालय के खेल कप्तान होने के नाते प्रधानाचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, तो ये एक औपचारिक पत्र है, आभार व्यक्त करते हुए पत्र को लिख रहे हैं। तो औपचारिक पत्र में आपकी जो आरंभ और अंत की औपचारिकताएं रहेंगी उस पर आपको 1 अंक मिलेगा, विषय वस्तु पे आपको 2 अंक मिलेगा, अंदर जो आप मैटर लिख रहे हैं, आपकी भाषा पे 1 अंक मिलेगा और प्रस्तुतिकरण पर आपको 1 अंक मिलेगा। तो ये आपका पूरा प्रस्तुतिकरण रहेगा।
अब इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 80 शब्दों की एक सूचना तैयार करनी है। अब आपको क्या करना है? सूचना तैयार करनी है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 में, दोनों में से कोई एक करना है। क्या है? आप विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं। बाल दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण सहित सूचना तैयार करनी है आपको। तो सूचना का एक जो प्रारूप रहता है वो ध्यान रखिएगा, उसी के अनुसार, यानी कि एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के तब आपको वो शुरू करना है, तो उसी तरीके से आप काम करना। ठीक है, तो विषय वस्तु रहेगी आपकी 2 अंक की, प्रस्तुति रहेगी आपकी 1 अंक की और भाषा रहेगी 1 अंक की, यानी कि ये टोटल 4 मार्क्स का है। विषय वस्तु आपको ज़्यादा नहीं लिखनी, 80 मार्क्स के अंदर आना चाहिए, 80 शब्दों के अंदर आना चाहिए। प्रस्तुत प्रेजेंटेशन, यानी कि जैसा फॉर्मेट आपका जो है वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 1 अंक का रहेगा। भाषा आपकी 1 अंक की रहेगी। अब इसी तरह आपके पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? दूसरा, आप रजत चट्टोपाध्याय या रजनी रस्तोगी मोहल्ला सुधार समिति के सचिव हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इच्छुक लोगों के लिए एक सूचना तैयार करिए। तो आप मोहल्ला सचिव के रूप में एक सूचना आपको तैयार करनी है। आपका नाम दिया गया है, आप अगर लड़के हैं यानी बॉय हैं तो रजत चट्टोपाध्याय, और अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम है रजनी रस्तोगी। इसके हिसाब से आप एक सूचना को तैयार करेंगे और उसका पूरा प्रारूप रेडी करेंगे। तो जो अंदर आप मैटर लिख रहे हैं उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आपका प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका फॉर्मेट पूरा सही है, आप उसको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका आपको 1 अंक मिलेगा। आपकी भाषा के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो इन 2 सूचना में से आपको 1 सूचना करनी है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। क्या दिया गया है 17 पे? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। अब आपके सामने 2 विज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, 2 में से 1 विज्ञापन करना है और ये है आपके पास 3 नंबर का। तो क्या दिया है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा योग दिवस के अवसर पर प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार करना है। विज्ञापन तैयार करना है, जैसे रेक्टेंगल बॉक्स बना के हम रेडी करते हैं उस तरीके से हम करेंगे। विषय वस्तु के लिए 1 अंक मिलेगा, प्रस्तुति के लिए 1 अंक मिलेगा और भाषा के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, सेम ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रारूप का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपने रेक्टेंगल बॉक्स यूज नहीं किया तो आपका विज्ञापन काटा भी जा सकता है। और विज्ञापन के लिए, अब जैसे यहाँ पर आपने दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए, तो आप स्वच्छता के लिए कुछ प्राकृतिक वातावरण को ड्रॉ भी कर सकते हैं उस विज्ञापन में, मगर नीट एंड क्लीन करना है। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पादों का प्रयोग के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 60 शब्दों में तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि हम जो हमारे आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं, जो चीज़ों को बनाते हैं, लाते हैं, उनको आप ज़्यादा करिए, ना कि आप विदेशों से आयात की गई जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करिए। तो लोकल फॉर वोकल को प्रेरित करते हुए आपको विज्ञापन बनाना है। अगर आप चाहो तो बता भी सकते हो कि किस जगह पर आपको ऐसे उत्पाद मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। ठीक है, आप कुछ ड्राइंग भी बना सकते हो उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर विषय वस्तु आपको जो अंदर है उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, प्रस्तुति 1 नंबर और भाषा 1 नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 18। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया है? जैसा करोगे वैसा भरोगे विषय पर लघु कथा लगभग 100 शब्दों में लिखनी है। अब यहाँ पर क्या है, आपको लघु कथा ऑप्शन दिया गया है, ध्यान रखिएगा 18 में भी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको एक लघु कथा दी गई है, आप या तो लघु कथा लिखो या इसके ऑप्शन में आपको ईमेल लिखना होगा, जो इस आपका रिसेंटली एडेड टॉपिक आपकी दिया गया है। तो लघु कथा जो आपको लिखनी होगी उसमें आपकी जो औपचारिकताएं रहेंगी, जैसे कि हम टॉपिक देते हैं, मतलब शीर्षक देते हैं, फिर उसके बाद हमें शिक्षा देनी होती है, जो औपचारिकताएं रहती है इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। अंदर की जो विषय वस्तु लिखेंगे आप उसके लिए 2 अंक मिलेंगे। प्रस्तुतिकरण, मतलब आप उसको कितना अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए 1 अंक मिलेगा और भाषा के लिए 1 अंक मिलेगा। तो टोटल मिलाकर 5 नंबर की आपकी एक ये लघु कथा रहेगी। अब ऑप्शन में आपके पास में, यानी प्रश्न संख्या 18 में ऑप्शन में जैसे लघु कथा थी, दूसरे ऑप्शन में आपके पास ईमेल आ रहा है, आपको ईमेल लिखना है। क्या है? आप श्वेता कपूर या शैलेश कपूर हैं। ठीक है,
आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, इसलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ भी हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के ईमेल पते पर ईमेल लेकर अनुमति प्राप्त करें। तो आप 11th में ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लेना चाहते हैं? हिंदी लेना चाहते हैं। तो उसकी परमिशन के लिए आपको एक ईमेल लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए लिखेंगे, सेम वैसे फॉर्मेट रहेगा आपका फॉर्म 2 में। जब आप आप अपना एड्रेस डालोगे, याद रखना अगर आप लड़के हो तो लड़की हैं तो श्वेता कपूर करके @ से बनाएंगे, और अगर आप शैलेंद्र कपूर करके लिख रहे हो तो शैलेंद्र कपूर से करके @ जो भी आपका नेम है उसी से ईमेल एड्रेस बनाएंगे। आपने जो भी स्कूल का नेम मेंशन किया है उसी स्कूल के नेम से आप ईमेल एड्रेस बनाएंगे। ये आपको 2 मेन चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये है। फिर उसके बाद पूरा ईमेल का फॉर्मेट जो है वो आप बनाओगे, ठीक है। अब इस पे आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? मार्क्स आपको जो औपचारिकताएं, जैसे मैंने बताया, ईमेल एड्रेस पे आपको ध्यान देना है। आपको अपने नाम से, यानी कि कोई भी आपने फलाना ढिलाका करके आपने जो है ईमेल एड्रेस डाली, ऐसे नहीं। आप जो भी नाम है, जैसे हम लोग अपना ईमेल बनाते हैं तो क्या करते हैं, अपने नाम से रिलेटेड ही बनाते हैं ना। तो यहाँ पर आपका जैसे आप बॉय हो तो आपने शैलेश कपूर के नाम से अगर ये लिखा है तो आप क्या करोगे, आप अपना एड्रेस शैलेश कपूर 123 @gmail.com yahoo.com कुछ भी करके आप डाल सकते हो। अगर आपने अपना नेम श्वेता कपूर लिया है तो श्वेता कपूर 456 @gmail.com इस तरीके से डालना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपकी विषय वस्तु अंदर जो आप मैटर लिखोगे उस पर 2 मार्क्स, प्रस्तुतिकरण पे 1 अंक और भाषा पे 1 अंक मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से आप ईमेल पूरा रेडी करेंगे। तो इस प्रश्न के साथ आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो प्रिपरेशन आपको अब शुरू कर देनी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे जैसे आपको हमने यहाँ पर ये CBSE का सैम्पल पेपर दिया, जैसे ही भी आया तुरंत ही हमने प्रस्तुत किया, आपको 100% फ्री मिल रहा है। तो सिर्फ ये पेपर ही आपको का वीडियो आपको 100% फ्री नहीं मिला। हमारे यहाँ सारे ही सिलेबस, जितने भी कोर्सेज हैं, सभी सारे ही सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपके लिए फ्री मिलते हैं, और ये आपको जो है मिल सकते हैं हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और हमारे ऐप पे 100% फ्री। ना आपको कोई कूपन लेना है, ना कोई आपको पैकेज लेना है, ना कुछ पेमेंट करना है, कुछ भी नहीं करना, 100% फ्री आप देख सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल अकाउंट्स व्हाट्सएप, फेसबुक, आपका ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन सब पर जुड़े रह सकते। इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इन सब पे आप डेली अपडेट के लिए जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।